देखते हैं आज जो है ना हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। सो मॉडर्न फिजिक्स में आप प्लस टू का एनसीईआरटी देखा जाएगा तो ये लास्ट 3 चैप्टर्स। हाँ जी। सो एक तो आपका ड्यूअल नेचर। हाँ जी। एक एटम, एक न्यूक्लियस। ठीक है। ये तीनों चैप्टर्स मिला के जो है ना आप मॉडर्न फिजिक्स कहते हो। और इनके बाद जो है ना आपको आएगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो सेमीकंडक्टर में जितना एनसीईआरटी में है, जैसे एनसीईआरटी में आपका 5-6 टॉपिक्स हैं, जितना भी है उसमें सिर्फ आधा सिलेबस काटा गया। तो यू आर हैव ओनली 50% ऑफ सेमीकंडक्टर्स लेफ्ट, और आगे वाला सिलेबस है और एक मॉडर्न फिजिक्स। सो हम स्टार्ट करते हैं, ड्यूअल नेचर होता क्या है, एटम होता क्या है, न्यूक्लियस होता क्या है। सो व्हाट इज मॉडर्न फिजिक्स? सो स्टार्टिंग में आप देखा जाएगा तो जितना भी चैप्टर्स हमने पढ़ा, मैकेनिक्स आपने पढ़ा, हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ा, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा उसमें सब में द फिजिक्स इज अबाउट क्लासिकल फिजिक्स। क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। सो इसमें क्या होता है कि जब भी आपसे पूछा गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स, तो जनरली पूछे आपसे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स, जनरली आप लोग क्या कह देते हो? दैट इज एटम। दैट इज एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स क्या है? एटम। लेकिन क्वेश्चन अराइज होती है इधर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, हाँ जी, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी पार्टिकल है दैट इज स्मॉलर देन एटम, बट हाउ कम एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स? हाँ जी, एटम से छोटा पार्टिकल तो है ही है, लेकिन एटम छोटा कैसे होगी? सो अब देखा जाएगा तो जब तक हम मार्स के ऊपर गया नहीं, वी डोंट नो व्हाट इज ऑन द मार्स, यू ऑलवेज से देयर इज ए मार्स, देयर इज ए मार्स। उसके अंदर तो आपको पता ही नहीं। सो जब तक एटम के अंदर गए नहीं, इससे छोटे पार्टिकल आपने देखा नहीं, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल? दैट इज एटम, until or unless you doesn't enter into inside the atom. So till the physics is called classical physics. Till then the physics is called classical physics. तब तक जो फिजिक्स है दैट इज क्लासिकल फिजिक्स। जब आप एटम के अंदर एंटर हो गए, हाँ जी, और ये भी बताया कि एनर्जी पैकेट्स में होती है, दैट इज इक्वल इज इक्वल टू एच म्यू। हाँ जी, इज इक्वल टू एच म्यू। एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूस, एनर्जी इज डिस्क्रीट। हाँ जी, मिस्टर प्लैंक ने दिया था, मिस्टर प्लैंक। सो ये जो प्लैंक्स इक्वेशन कहती है इज इक्वल टू एच म्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। हाँ जी, प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 6.65 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल्स में, मतलब जो भी यूनिट है वो जूल्स में आएगा। 10 पावर माइनस 27 आएगा इन टर्म्स ऑफ अर्ग्स, अर्ग, अर्ग का फॉर्म में ये चीज आएंगे। सो अब देखा जाएगा तो इधर जब से एटम के अंदर एंटर हो गई और एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूस डिस्क्रीट बात हुआ, उधर से जो फिजिक्स है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। सो मॉडर्न फिजिक्स में हम ड्यूअल नेचर, एटम और न्यूक्लियस, एटम के अंदर चले गए और न्यूक्लियस के अंदर भी चले गए। उसके अंदर क्या ये पढ़ना चले गए दैट इज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी सब टॉपिक्स डिवाइड हो गए, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये सारे जो है ना, मैंने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स एक लेक्चर डाला था एप्लीकेशन के अंदर, सो यू कैन वॉच दैट इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। उसमें जो है ना फिजिक्स क्या है, कितना पार्ट्स है, मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है, क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है, एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है, वो सारे डिटेल में डाला था।
सो इधर हम बात करेंगे कि आज हम स्टार्ट करेंगे ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर होता क्या है? सो ड्यूअल नेचर मतलब हमें पता है, नाम क्या बता रहे हैं, दो नेचर, टू नेचर्स। ड्यूअल मतलब टू, टू नेचर। सो इधर फिजिक्स में नेचर किसके बारे में बात करते हैं हम, एक तो पार्टिकल, एक तो पार्टिकल, और एक जो है ना हम बात करते वेव, पार्टिकल एंड वेव। तो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो इसमें इस चैप्टर हम ये कंक्लूड भी कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं, ईच एंड एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, ईच एंड एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स हैज बोथ द नेचर, पार्टिकल नेचर भी है और ड्यूअल नेचर मतलब वेव नेचर भी है। सो पार्टिकल नेचर जनरली जो है ना हम मोमेंट से डिनोट करते हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। जो वेव नेचर है उसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज वेव लेंथ। सो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है दैट इज गिवन बाय डी ब्रोगली, दैट इज गिवन बाय डी ब्रोगली। सो डी ब्रोगली क्या इक्वेशन दिया, मोमेंटम, जो भी मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, या ऐसे भी लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, वेयर लैम्डा इज नोन एज डी ब्रोगली's wavelength, डी ब्रोगली's wavelength, डी ब्रोगली's wavelength. So either this relation builds the relationship between wave nature and particle nature, wave nature and particle nature के बारे में relation बताएंगे. So each and every body has a particle nature and wave nature, particle nature and wave nature दोनों ही है, लेकिन हमें जो है ना ये at single time you can observe either particle nature या वेव नेचर, दोनों ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो आप जो है ना इन लाइट फॉर कंसिडरिंग अबाउट लाइट, लाइट के बारे में बात करते हैं, इसमें जो है ना इसका भी ड्यूअल नेचर है, वन इज पार्टिकल नेचर अनदर इज वेव नेचर। तो बहुत सारे साइंटिस्ट पार्टिकल नेचर और बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वेव नेचर के बारे में बताया गया। सो अब देखा जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ जी, कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये जो है ना आपको पार्टिकल नेचर के बारे में बताएगा, ठीक है। बाकी सारे जो है ना वेव नेचर के बारे में बताएगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है। इस चैप्टर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, आइंस्टाइन के बारे में बात करेंगे, पार्टिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। इधर डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट होगा दैट डील्स विद द वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट या मैटर, इधर ये चीज बात। सो देखते हैं इधर 16 सेंचुरीज या 17 सेंचुरी का टाइम पे कुछ साइंटिस्ट हैं, उसका नाम से लेनार्ड, नाम इंपॉर्टेंट है, लेनार्ड, हाल्बach एंड हर्ट्ज, 3 डिफरेंट साइंटिस्ट से, 3 डिफरेंट एरिया से, 3 डिफरेंट पोजीशन से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से काम किया। सो ये लोग क्या किया है कि एक जिंक प्लेट लिया, मतलब तीनों डिफरेंट प्लेट्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह से, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो सेम ही किया ये लोग, हाँ जी। एक जिंक प्लेट लिया और जिंक प्लेट के ऊपर जो है ना एक अल्ट्रा वायलेट रेस डाला था, अल्ट्रा वायलेट रेस, सारे के सारे अल्ट्रा वायलेट रेस in the dark room, in a dark room. So what they observed is some sparklings are occurring, क्या है कि जब sparkling observe है। So जो भी फर्स्ट किया तो इसने ये कंक्लूड किया, जब एक जिंक प्लेट के ऊपर, हाँ जी, सब अल्ट्रा वायलेट रेस आया, हाँ जी, something is emitting from the surface, something is emitting from the surface, emitting from the surface, लेकिन
इसने ये कोशिश नहीं की क्या इमिट हो रही है। सो नेक्स्ट फर्दर साइंटिस्ट जो है जिंक प्लेट लिया, अल्ट्रावायलेट रेस इंसिडेंट किया, हाँ जी, तो इसने ऑब्जर्व किया ये Zn प्लस हो रही है, ये क्या हो रहा है Zn प्लस। तो इसने क्या किया Zn प्लस वाला प्लेट लिया, Zn प्लस वाला प्लेट लिया, उसको यूवी के साथ इंसिडेंट किया, तो क्या मिला इसका Zn प्लस प्लस हो गई। इसने किया थोड़ा जो है ना और कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसने किया Zn माइनस लिया, ये अल्ट्रावायलेट रेस के साथ इंसिडेंट किया, व्हाट यू गॉट इज Zn। ठीक है, तो आप एक न्यूट्रल प्लेट लिया, हाँ जी, आप एक न्यूट्रल प्लेट लिया, यू आर गेटिंग ए पॉजिटिव आइटम। आप एक पॉजिटिव लिया, अल्ट्रावायलेट से इंसिडेंट किया, यू आर गेटिंग हाईली पॉजिटिव। आप एक नेगेटिव लिया, दैट इज बिकमिंग लेस नेगेटिव या न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो इसका मतलब एक बॉडी पॉजिटिव से और पॉजिटिव बन रहा है, या न्यूट्रल से आपका बॉडी पॉजिटिव बन रहा है, या नेगेटिव से आपका बॉडी न्यूट्रल हो रहा है, या ज्यादा नेगेटिव से आपका बॉडी का लेस नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं सम नेगेटिव एलिमेंट इज emitting from the surface, some negative element is emitting from the surface। so इधर तक ये लोग कंक्लूड तो किया, but they don't know what this negative element is until J.J. Thomson, until J.J. Thomson coined the name electron. Electron. So once he coined the name electron, they came to know the element, the element, the particle which is emitting from the zinc surface after the incident of ultraviolet rays, that is called an electron. It means an electron is emitting from the metal surface under the influence of electromagnetic radiation। electromagnetic radiation दाने के बाद मेटल सरफेस से कुछ ना कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इमिट हो रही है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन। सो जो भी इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है, तो आपको समझ आ गया व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन। So electron emission is the process of emitting an electron from the metal surface by supplying some amount of energy. By supplying some amount of energy, if you remove an electron from the metal surface, then that is called electron emission. So इसको emit करने के लिए there are number of ways. So आपने electromagnetic wave use किया, इसका मतलब light use किया, photons use किया, इसका मतलब it is called photoelectric emission। हाँ जी, आप टेम्परेचर हाई हीट सप्लाई किया, हाँ जी, हीट सप्लाई किया, थर्मल टेम्परेचर सप्लाई किया, सो देन दैट इज कॉल्ड थर्मोयोनिक एमिशन। हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, सो दैट विल बी अनदर टाइप ऑफ एमिशन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट लाइट इंसिडेंट ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कौन सी? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सो अभी एक काम करते हैं, जैसे एक मेटल सरफेस लिया मैंने, ठीक है, अभी एनर्जी इंसिडेंट किया, एनर्जी इंसिडेंट किया, तो एनर्जी इंसिडेंट करने के बाद इधर से जो है ना इलेक्ट्रॉन इमिट करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन इमिट करना चाहिए। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी चेक करना है। हाँ जी, सो इट मीन्स यू नीड some minimum amount of energy required to emit an electron, है ना? So the minimum amount of energy that is required to remove an electron from the metal surface is called work function। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। यही आपका केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हो, वर्क फंक्शन। पाई से डिनोट करते हैं,
ठीक है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अभी इधर जो है ना, जो एनर्जी हम दे रहे हैं, so that is in the form of packets. In the form of packets you are providing energy. So आप ये देखो, इधर एनर्जी आ रहा है, एनर्जी आके इधर इंसिडेंट हो रही है, ये मेटल प्लेट के ऊपर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। सो एक पैकेट के अंदर एनर्जी होगा, एक पैकेट के अंदर, एक पैकेट के अंदर एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज इक्वल टू h mu, that energy is equal to h mu. So it means each packet is concerned with frequency of the energy, frequency है ना, mu is equal to frequency, mu is equal to frequency. So therefore E is equal to h mu. तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट दिया, तो इसका मतलब एक पैकेट का आपका एनर्जी पता चल जाएगा, एक पैकेट का एनर्जी। सो द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगा जो इंसिडेंट हो रही है, दैट इज इक्वल टू एन ई, कितना पैकेट्स आ रहे हैं, कितना पैकेट्स आ रहे हैं, एन ई नंबर ऑफ पैकेट्स इनटू ईच पैकेट का एनर्जी। सो पावर कितना होगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू total energy per unit area per unit time, that is power per unit area, power per unit area is called intensity। ठीक है, सो आप ये देखो, एक पैकेट की बात कर रहे हो, एक पैकेट की बात कर रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज इक्वल टू h mu। तो ईच पैकेट का एनर्जी डिपेंड करेगा ओनली फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ओनली फ्रीक्वेंसी, ओनली फ्रीक्वेंसी। और इंटेंसिटी की बात कर रहे हो, कितना इंटेंसिटी है, दैट इज इक्वल टू एन ई अपॉन ए इंटू टी। तो ईच पैकेट का एनर्जी तो फिक्स है, ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, ठीक है, एनर्जी जो आ रही है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ पैकेट्स। हाँ जी, तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ ईच पैकेट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी depends on total number of electrons। very important point है, very important point है। तो अब देखा जाएगा तो इधर एक मेटल प्लेट है, इधर एक मेटल प्लेट, अभी इधर से लाइट आया, लाइट चले गए, हाँ जी, मान लो या लाइट सीधा आया, लाइट सीधा चले गए, जैसे भी लाइट आके लाइट चले गए, तो पी मोमेंट से आया और पी मोमेंट से रिफ्लेक्ट हो गए। सो इधर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो इधर रिफ्लेक्शन हुआ, सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी, डेल्टा पी। इन केस एक प्लेट है, लाइट आया, इधर ऑब्जर्व हो गए, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, सो देयरफॉर मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू पी, इधर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2p। तो इधर रिफ्लेक्शन में चेंज इन मोमेंटम 2p है, और इधर नॉर्मल केस में अब्जॉर्प्शन में मोमेंटम p, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि p गया जीरो वापस आया, चेंज p हो गई, ठीक है। सो फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सो फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। तो इधर से पावर कैलकुलेट कर सकते हो, उधर से इंटेंसिटी आ जाएगा, इंटेंसिटी आ जाएगा। सो अब देखा जाएगा तो इधर प्रेशर भी होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। सो इधर आप देखा जाएगा तो देयर आर फ्यू टर्म्स, प्रेशर, momentum and power। So there are 3 P's used in this chapter, so there shouldn't be any confusion, pressure, power and momentum।
सो इन तीनों का बीच में जो रिलेशन है आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात है, तो मास ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v अपॉन c का होल स्क्वायर, 1 माइनस v अपॉन c का होल स्क्वायर। इन केस मास ऑफ एनी बॉडी is dependent on speed of that body at a particular time. In case speed is 0, so therefore m is equal to m naught, m is equal to m naught, and speed of the body is very less than speed of light, then we can consider mass of the body is equal to rest mass. Mass is not changing. But when you are considering the speed of the mass, speed of the mass is comparable with speed of light, then you cannot say the mass is constant. The mass is constant. हम ये नहीं कह सकते mass change होगा। So अब देखा जाएगा तो जो भी photons की बात कर रहे हो आप, they are moving with a speed c, b is equal to c, therefore m is equal to m naught upon 0, so which is undefined. The mass of the photon is undefined. The mass of the photon at rest, rest में तो photon तो exist ही नहीं होगा, hence the rest mass of photon is 0. Rest mass of photon is 0 for a photon, but when it is moving, mass is undefined. So photon का momentum कैसे define करते हैं हम? We cannot define in terms of mass. So हम क्या करेंगे इधर? Photon का mass कैसे define करेंगे? Yes sir, momentum कैसे define करेंगे? We know that energy is equal to mc square. Energy is equal to mc square. Therefore energy is equal to m into c. तो इन टर्म्स ऑफ mc इसको हम मोमेंटम मान लेते हैं, p इंटू सी इंटू ई, देयरफॉर फोटॉन का जो भी मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू e अपॉन सी। क्लियर? प्रोटॉन का मोमेंटम दैट इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। हाँ जी, फोटॉन का मोमेंटम e अपॉन सी। सो इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Photon is a particle whose mass is not defined. Proton is a particle which has a mass that is equal to, आपको पता है 1.6 into 10 power minus 27 kg, that is present inside the nucleus. So there should not be any confusion between H and R. बाकी तो सेम है, P वो T वो N, फोटॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है। तो इन दोनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।